हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1, 2 एंड 3 विच आर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, थर्ड इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेन्ड फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो इसलिए गाइस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो गाइज, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। What are crops? And the answer is when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, wheat, rice, etc. गाइस, जब एक ही तरीके के प्लांट्स एक बड़े फील्ड पर लार्ज स्केल में ग्रो किए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। What are manure and fertilizers? And the answer is the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Guys, वो substances जिन्हें हम ऐड कर देते हैं सॉइल के साथ, जिससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो उन्हें हम मैन्योर बोलते हैं और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर screen. Write the methods of agriculture in correct order. And the answer is the methods of agriculture are as follows. Number 1, preparation of soil. Number 2, sowing. Number 3, adding manure and fertilizers. 4th, irrigation. 5th, protecting from weeds. 6th, हार्वेस्टिंग एंड 7th इज स्टोरेज। गाइस, जैसे कि ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो अगर आपके एग्जाम में सीक्वेंस में लिखने के लिए आएंगे तो आपको सिर्फ इसी सीक्वेंस में लिखना होगा। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज इरिगेशन? नेम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। एंड द आंसर इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। गाइस, जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें उसे अलग अलग समय पर पानी भी देना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। गाइस, जो टाइम होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की, वो अलग अलग हो सकती है, क्रॉप्स पे डिपेंड करती है, वो सॉइल पे डिपेंड करती है और वो सीजन पे डिपेंड करती है। एंड गाइस, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, वन इज वेल, सेकेंड इज ponds, third is rivers, and fourth is canals, fifth is tube well, sixth is lakes, and seventh is dams. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। What are weeds and how can they removed from the crops? And the answer is the unwanted plants that grow naturally along with the crops are called weeds. गाइस, जो अनवांटेड प्लांट्स का मतलब हो गया कि जो हमने नहीं उगाए प्लांट्स, वो अपने आप ही उग जाते हैं, तो वो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स क्रॉप्स के साथ, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड यूजिंग खुरपी और सीड ड्रिल्स। गाइस, वीड्स को हम मैनुअली हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसे या तो आप क्या करोगे, आप अपने आप हाथ से पकड़ के उसे उखाड़ दोगे, या फिर आप उसे कट कर दोगे विद द यूज ऑफ अ खुरपी और सीड ड्रिल। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weeds को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम weedicides बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। What are the two main modern methods of irrigation? Explain. And the answer is the two main modern methods of irrigation are, फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम देखते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स यूजुअली बाय पंपिंग। इस मेथड में क्या होता है, जो वाटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पाइप्स के द्वारा और बाय पंपिंग देम, देन इट इज स्प्रेड इनटू द एयर थ्रू रिवॉल्विंग नोजल सो दैट इट स्प्रिंकल लाइक
रेन ऑन द क्रॉप्स। गाइज इससे पानी आता है रेन की तरह आता है, एक स्प्रिंकल नोजल होता है, एक घूमता हुआ नोजल होता है, उससे पानी पूरे सारे क्रॉप्स पर आ जाता है या फिर उससे इरिगेशन हो जाती है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड। ये मेथड जो होता है वो सैंडी सॉइल के लिए और अनइवन लैंड के लिए यूजफुल होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, एंड दिस इज ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो वाटर होता है वो एक एक बूंद करके रूट्स के पास पहुंचाया जाता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इस वजह से इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस मेथड में वाटर वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब रूट के पास जा रहा है तो वेस्ट तो होगा ही नहीं, सीधे रूट से कहां जाएगा, सॉइल में जाएगा। इट इज अ बोन इन रीजन्स वेयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये एक वरदान है उन रीजन्स के लिए जहां पर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज मैन्योरिंग? राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग, and the answer is continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients। guys जब हम continuously crops उगाते रहते हैं तो soil जो होती है उसके nutrients खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे करके। therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। तो इस वजह से उसके nutrients वापस लाने के लिए farmers को उसमें manure add करना पड़ता है। this process is called manuring। there are different methods of manuring। some common methods of manuring are: first is field fallow, second one is crop rotation, third is mixed cropping, fourth is adding manure and fifth is adding fertilizers। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। What are the advantages of adding manure to the soil? गाइज अभी हमने पीछे मैन्योर पढ़ा था, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है मैन्योर्स को ऐड करने के। So the advantages of adding manure to the soil are: first one is it enhancing the water holding capacity of the soil। इससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है सॉइल की। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। इससे क्या होगा, जो सॉइल होगी वो पोरस बन जाएगी, तो इससे एक्सचेंज ऑफ गैस जो होगी वो ईजी हो जाएगी, जो आपकी गैसेज होती हैं वो ईजिली एक्सचेंज हो सकती हैं। थर्ड वन इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होगा, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे अर्थवर्म्स वगैरह होते हैं तो उनके नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ इज इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। डिफरेंशिएट बिटवीन खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, एंड द आंसर इज, तो चलिए दोस्तों अब इसका हम डिफरेंस देखते हैं। खारिफ क्रॉप का देखते हैं सबसे पहले। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। वेयर एज रैबी क्रॉप्स कैसे होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रैबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करे जाते हैं उन्हें हम रैबी क्रॉप्स बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम खारिफ क्रॉप्स का सेकंड पॉइंट। दे आर ग्रोन जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। खारिफ क्रॉप्स कब ग्रो करे जाते हैं, जून से लेकर सितंबर तक करे जाते हैं। एंड रबी क्रॉप्स दे आर ग्रोन जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक ग्रो करे जाते हैं। एंड द एग्जांपल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, etc. एंड द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर maize, cotton, rice, etc. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। गाइज अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो देखते हैं आप फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। और फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। गाइज जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। एंड मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज। गाइज मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मीन्स विच आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज। तो चलिए अब फर्टिलाइजर देखते हैं। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर करा जाता है, वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करा जाता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर्स को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड पॉइंट फॉर फर्टिलाइजर्स इज अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होते हैं उससे कोई भी ह्यूमस नहीं मिलती सॉइल को।
और मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर से बहुत ज़्यादा ह्यूमस मिलती है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। गाइस फर्टिलाइजर जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसीलिए जो एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर है वो है NPK फर्टिलाइजर्स, वेयर N इज नाइट्रोजन, P is phosphorus and K is potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. जो मैन्योर्स होते हैं उससे इतने ज़्यादा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट सेट किया है। So guys, please help me to achieve this target by sharing this video more and more if you really want more such question and answers videos ahead. I will only upload such video after achieving this target of 500 likes. So guys, I hope you all will support me to achieve this target. तो चलिए guys, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। What are microbes and why are they called so? Microbes क्या होते हैं और उन्हें microbes क्यों कहा जाता है? And the answer is the living organisms around us which we cannot see with our naked eyes are called microbes or microorganisms. गाइस वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे चारों तरफ रहते हैं लेकिन उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। Microbes are called so because they are so small and can only be seen through a microscope. Guys, microbes इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, वो केवल माइक्रोस्कोप्स की मदद से ही हम उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, स्पायरोगायरा, अमीबा एक्सेट्रा। गाइज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। What is pasteurization and who discovered this process? And the answer is pasteurization is the process in which milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. गैस पेस्चुराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क को गर्म करा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड्स के लिए, मींस 15 टू 30 सेकंड्स के लिए, और उसे एकदम तुरंत फिर चिल्ड कर दिया जाता है और फिर उसे स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है, ऐसा करने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं उसमें। पेस्चुराइजेशन प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। गाइस पेस्चुराइजेशन प्रोसेस जो है वो लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम पेस्चुराइजेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। What are communicable diseases? And the answer is microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. गाइज वो माइक्रोबियल डिजीज का मतलब होता है जो माइक्रोब्स की वजह से हमें होती हैं। तो माइक्रोबियल डिजीजेज जो स्प्रेड हो रही हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पर थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। या तो ये एयर की वजह से होगी, एयर से आएगी हमारे अंदर, या वाटर की वजह से आएगी, या फूड खाने की वजह से आएगी, या कोई फिजिकल कांटेक्ट में अगर हम किसी के आते हैं तो इस वजह से होगी। उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कॉलरा एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। What role does oil and vinegar play in the preservation of food? ऑयल और विनेगर का क्या रोल होता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को बचाने के लिए? द रोल ऑफ ऑयल एंड विनेगर इज सिग्निफिकेंट एज दे प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। गाइज ऑयल और विनेगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फूड को बचाने के लिए, स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचाने के लिए ऑयल और विनेगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी वजह से पिकल, जिसे हम अचार बोलते हैं हिंदी में, उसमें ऑयल या फिर विनेगर यूज़ किया जाता है जिससे उसमें बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं। फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। What are viruses? Name some diseases caused by them.
And the answer is viruses are also microorganisms but are different from them because they reproduce only inside the cells of the host organism. Guys, वायरसेस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ही है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं केवल सेल के अंदर किसके, होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया जैसे कोई भी आपका बैक्टीरियम, जैसे यहाँ लिखा है आपका विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। या तो वो किसी प्लांट के अंदर जाएंगे और उसके सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे, या किसी बैक्टीरियम के अंदर जाएंगे, या किसी एनिमल के, या फिर वो ह्यूमन भी हो सकता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इसके लिए बिल्कुल सही एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए, क्योंकि इससे बचने के लिए हमें सैनिटाइजर्स यूज करने के लिए कहा जाता है, मास्क यूज करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, क्योंकि ये केवल हमारी बॉडी के अंदर आकर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। सम डिजीजेस कॉज्ड बाय देम आर कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, चिकन पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा। कुछ डिजीजेस जो वायरस की वजह से होती हैं वो होती हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू बोलते हैं, कफ, चिकन पॉक्स, पोलियो एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। व्हाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल क्यों होते हैं? सो गाइज द आंसर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स। गाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। मतलब क्या है, ये कुछ बेकरीज में भी काम आते हैं। नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के भी काम आते हैं। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन बनाने के काम में भी लाए जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। नेक्स्ट, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ कैन दे एंटर इनटू आवर बॉडी। पैथोजेंस क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? सो द आंसर इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिजीज पैदा करते हैं, जिससे डिजीज हो जाती हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं या फिर जर्म्स बोलते हैं। दे एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। ये कैसे एंटर करती है हमारी बॉडी में? या तो जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा हमारे अंदर जा रही है उस वजह से होंगे, द वाटर वी ड्रिंक या फिर जो हम पानी पी रहे हैं इस वजह से होंगे, और द फूड वी ईट या फिर जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये या तो किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, इससे भी फैलते हैं, या फिर ये एनिमल्स के द्वारा भी लाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। How many major groups of microorganisms are there? Name them all and give 2 examples of each. कितने मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? आपको उनके नाम बताने और उनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। सो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गाइज यहाँ 5 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। 2 examples of each groups of microorganisms are, बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल देखते हैं। वन इज लैक्टोबैसिलाई, सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोकाई। सेकंड फंजाई के देखते हैं अब, ब्रेड माउल्ट जिसे हम राइजोपस बोलते हैं, एंड सेकंड इज पेनिसिलियम। प्रोटोजोआ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं स्पायरोगायरा एंड फ्यूकस, एंड वायरसेस के एग्जाम्पल्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे हम फ्लू बोलते हैं, एंड सेकंड इज कोरोना वायरस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। हाउ डू वैक्सीन वर्क्स इनटू आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस। वैक्सीन किस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी में हमें डिजीज से बचाने के लिए? सो द आंसर इज व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट देम। जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए।
इफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई वीकेंड मतलब कोई कमजोर माइक्रोब हमारी बॉडी में घुसता है या फिर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में घुसता है, द बॉडी फाइट एंड किल दैट बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो क्या होता है, जो बॉडी होती है वो उससे लड़ती है और उस बैक्टीरिया को मार देती है, उसके लिए जो पर्याप्त एक एंटीबॉडी होती है उसे प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। वो जो एंटीबॉडी होगी वो हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रहेगी और फिर हमें किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज नहीं होगी, उन माइक्रोब्स को वो हमेशा ही हरा देगी। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स। इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सेवरल डिजीजेस लाइक कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? एंड द आंसर इज, as we know that female Anopheles mosquito causes malaria and female Aedes mosquito causes dengue are the carriers of disease causing microbes. गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है वो डेंगू कॉज करती है, इज द कॉज ऑफ डेंगू। आर द कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं, ये कैरियर्स होते हैं जिससे डिजीज होती है उन माइक्रोब्स को हमारी बॉडी तक लाने में ये मदद करते हैं। मीन्स क्या होता है कि ये मान लिया कोई एक मॉस्किटो है, वो उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करा, मीन्स कोई अगर मलेरिया से मीन्स किसी को अगर डिजीज हुई हुई है मलेरिया, उस जने को अगर उसने बाइट किया तो क्या होगा, वो फिर उसके बाद आके हमारी बॉडी पे बैठेगा, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी पे बैठेगा और उसे बाइट कर लेगा। तो उसने क्या करा, वहां से जर्म्स कैरी करे, मीन्स वहां से माइक्रोब्स कैरी करे और एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में डाल दिए। सो गाइज इन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए या स्प्रेड होने से मलेरिया को हमें बचाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो गाइज द स्टेप्स आर, we should not let water collect anywhere in coolers, flower pots etc. because mosquitoes breed in water. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं पर भी पानी भरा हुआ है अगर तो उसे ऐसा नहीं छोड़ना, हमें उसे पानी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि कूलर्स में हम क्या होता है कि समर्स में हमने कूलर भरा और उसके बाद हम उसे खाली अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, क्योंकि मॉस्किटो ब्रीड कहाँ करते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट इज कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। आपको अपनी सराउंडिंग क्लीन करनी पड़ेगी और ड्राई रखनी पड़ेगी जिससे कि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड ना करें। नेक्स्ट इज अप्लाई इंसेक्ट रेपेलेंट टू एक्सपोज्ड स्किन। गाइस क्या होता है कि जैसे ओडोमोस आती है या और भी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जिन्हें हम रेपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं जिससे मॉस्किटो हमारे बाइट ना करे। नेक्स्ट इज यूज मॉस्किटो नेट ओवर द बेड वाइल स्लीपिंग। मॉस्किटो नेट का यूज़ करो जब आप सो रहे हो अपने बेड पर। तो चलिए दोस्तों अब ये इस चैप्टर के भी हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की ओर, विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर पॉलीमर्स? So guys the answer is polymers are large unit which are made from thousands of similar small units in the form of a chain. गाइस पॉलीमर्स जो होती है वो बड़ी यूनिट मीन्स लार्ज यूनिट होती है जो उसी की तरह बहुत छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर बनी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ चैन। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। जो पॉलीमर वर्ड आया है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया है, विच आर पॉली, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स अ पार्ट या फिर उसे कहते हैं यूनिट, या तो उसे हम पार्ट कहेंगे या फिर उसे यूनिट कहेंगे। मीन्स पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? And the answer is synthetic fibers are man-made fibers which are prepared by using chemicals. Guys synthetic fiber man-made fibers होते हैं, मीन्स जिन्हें हम लोगों ने बनाया होता है जो कि केमिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं। These are created by a process of polymerization in which a chain of small units join together to make a long chain. गाइज ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो मिलके एक चैन बनाती हैं और वो ही कई सारी चैन मिलके एक बड़ी चैन बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। गाइज रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक और भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज पॉलिएस्टर?
एंड द आंसर इज पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। गाइस पॉलिएस्टर बना हुआ होता है बार बार एक ही यूनिट को रिपीट कर करके, जिसका नाम है मींस जो केमिकल है उसका नाम है एस्टर। मींस एस्टर को ही बार बार रिपीट करके बनाया गया है पॉलिएस्टर। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा, पॉली का मीन्स होता है मैनी और एस्टर होगा केमिकल। ठीक है, तो पॉली मीन्स मैनी यूनिट्स ऑफ एस्टर। सो गाइज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइट, इलास्टिक एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, इलास्टिक होता है और ईजी टू वॉश होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। जो फैब्रिक इस फाइबर से बना होता है वो आसानी से उस पर सलवट नहीं आती, मीन्स रिंकल नहीं होता। सो इट इज़ अ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी वजह से ये सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। पॉलिएस्टर कैन बी मिक्सड विद नेचुरल फाइबर टू मेक क्लोथ्स। पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर के साथ भी मिक्स कर दिया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए। इट मिक्सेस विद कॉटन टू मेक पॉलीकॉट एंड विद वूल इट मेक्स पॉलीवूल। ये कॉटन के साथ, अगर आपने पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स किया तो वो बनाएगा पॉलीकॉट, जिसे हम पॉलीकॉट कहेंगे, और अगर हमने पॉलिएस्टर को वूल के साथ मिक्स किया तो उससे बनेगा पॉलीवूल। सो इट इज़ अ ब्लेंडेड फाइबर विच मीन्स जिसमें दो फाइबर्स को मिलाकर एक फाइबर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज एक्रेलिक? एंड द आंसर इज एक्रेलिक इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एक्रेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप होता है। वी यूज ब्लैंकेट्स और वियर स्वेटर्स इन द विंटर। गाइज हम ब्लैंकेट्स यूज करते हैं और स्वेटर्स पहनते हैं विंटर्स में। मैनी ऑफ दीज आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्रेलिक से ही बनी होती हैं, बिकॉज इट रिसेंबल्स द वूल इन इट्स प्रॉपर्टी। क्योंकि एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वूल के सिमिलर होती हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल वूल। इसी वजह से एक्रेलिक को आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है। इट इज लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म। The clothes made from acrylic are relatively cheaper than woolen cloths because the wool obtained from natural sources is quite expensive. Guys जो clothes बनते हैं acrylic से, मीन्स acrylic फाइबर के जो clothes बनते हैं वो ज़्यादातर cheaper होते हैं, मीन्स सस्ते होते हैं woolen cloth से, क्योंकि जो wool obtained होती है natural sources की वजह से वो ज़्यादा महंगी होती है। एक्रेलिक कैन ऑल्सो बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स। आप एक्रेलिक को बहुत सारे कलर्स में भी डाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। गाइस अब आपको डिफरेंस बताना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले देखते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. Guys वो material जो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा by the action of bacteria, मीन्स बैक्टीरिया ही उन्हें डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल देखते हैं। A material which is not easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable. वो material जो easily decompose नहीं होते natural processes के द्वारा उन्हें हम बोलते हैं non-biodegradable. Next, biodegradable का next point देखते हैं। These materials get decomposed within a very short period of time. ये materials decompose हो जाते हैं बहुत ही कम समय में। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल देखते हैं। दीज मटेरियल्स टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डिकम्पोज। ये मटेरियल बहुत लंबा समय लेते हैं डिकम्पोज होने में, मीन्स इनमें बहुत कई 100 साल लगते हैं, कई 100 साल इन्हें डिकम्पोज होने में। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल आर वेजिटेबल पील्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ एक्सेट्रा। एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आर मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 6 on your screen. What is nylon? Write its uses. Nylon क्या होता है और आपको उसके uses भी बताने हैं। So the answer is nylon is the first fully synthetic fiber which is made entirely of chemicals. Guys nylon सबसे पहला ऐसा synthetic fiber है जो पूरा का पूरा chemical से बना हुआ है, उसमें कोई भी natural चीज़ यूज़ नहीं हुई भी। Nylon fiber is strong, elastic and light. Nylon fiber strong होता है, elastic होता है और light weight होता है। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसमें एक चमक होती है, मीन्स इसका शाइनी अपीयरेंस होता है और ये ईजी होता है धोने में। नायलॉन फाइबर इज वेरी यूजफुल टू अस। सम ऑफ इट्स यूजेस आर,
नंबर 1, इट इज़ यूज टू मेक गारमेंट्स लाइक सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स, ये गारमेंट्स बनाने में मदद करता है जैसे सॉक्स और स्टॉकिंग्स। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूथ ब्रशेज, कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाने में मदद करता है हमारी, जैसे ब्रशेज हो गए मीन्स टूथ ब्रश हो गए, कर्टेन्स हो गए पर्दे जिन्हें हम बोलते हैं, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा। थर्ड इज इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग एज इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। गाइज ये पैराशूट्स और जो कि रॉक क्लाइंबिंग करते हैं लोग, उनकी जो रोप्स बनती हैं वो भी नायलॉन की बनती हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है, मीन्स ये समझ लीजिए आप कि ये स्ट्रॉन्गर होता है स्टील वायर से भी ज़्यादा, एक स्टील के तार से भी ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज रेयॉन, व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सिल्क, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ रेयॉन। रेयॉन क्या होता है और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं, और आपको इसके 2 यूजेस बताने हैं। सो द आंसर इज रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर विच वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। गाइस रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। इसे आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं सिल्क के ही जैसी। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। रेयॉन सस्ता होता है सिल्क से और ये बुनाई इसकी हो सकती है सिल्क फाइबर की ही तरह, मीन्स जैसे कपड़ा हम सिल्क फाइबर का बनाते हैं इसी तरीके से रेयॉन का भी बन सकता है। 2 uses of rayon are it is used for making garments like ties, stockings, jackets, etc. Second is it is also used for making home furnishings such as carpets, blankets, bedsheet, curtains, etc. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गाइज आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक का फर्स्ट पॉइंट। द प्लास्टिक विच गेट रीमोल्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो रीमोल्ड हो जाती है बहुत ही आसानी से गर्म होने पर, और किसी भी शेप में आप उसे बेंड कर सकते, मीन्स आप उसे किसी भी शेप में डाल सकते हो या आप उसे बेंड कर सकते हो, मीन्स मोड़ सकते हो बहुत ही आसानी से, तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? द प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो प्लास्टिक जिसे हमने एक बार कोई अगर शेप दे दी और उसे अब वो ठंडी हो गई है शेप देने के बाद, तो अब वो दोबारा हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होगी, तो उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज इट कैन बी रिसाइकिल्ड, ये रिसाइकिल हो सकती हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, ये रिसाइकिल्ड नहीं हो सकती। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉम्स, टॉयज एक्सेट्रा। इसके आपको यूजेस बताए हैं कि ये कॉम्स बनाने के या टॉयज बनाने के काम में लाए जाते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। ये कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के काम में लाए जाते हैं, जैसे कुकर हैंडल्स हो गए या फ्राई पैन हैंडल्स हो गए, तो ये जो बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। और इसी वजह से जब आप अगर इन्हें रिसाइकिल करने के लिए दोगे तो वो जो कबाड़ी वाले होते हैं वो इसे नहीं लेंगे, मीन्स जो स्क्रैप वाले होते हैं वो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन, पीवीसी एक्सेट्रा। जो एग्जाम्पल्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक के वो होते हैं पॉलीथीन, पीवीसी एंड एक्सेट्रा। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं बेकेलाइट, मेलेमाइन एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज प्लास्टिक, राइट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होती है और आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। So the answer is plastic is a material which can be molded or formed into different shapes. Guys, प्लास्टिक वो मटेरियल होता है जिसे हम माउल्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स आर एज फॉलोज। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है, मीन्स इसके साथ मतलब ये प्लास्टिक किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। एंड दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, और ये आसानी से कोरोड भी नहीं होती। नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होती है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाली।
प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक जो होती है वो लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, और आप इसे किसी भी शेप में या किसी भी साइज में मोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। Plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of cooking utensils are also made of plastic. प्लास्टिक क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक कवरिंग होती है उन पर, और जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के उन पर भी प्लास्टिक कवरिंग होती है। मीन्स जो उनके हैंडल्स होते हैं वो मीन्स कवरिंग नहीं, सॉरी, वो जो उनके हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे प्लास्टिक का यूज कम हो और हमारा एनवायरनमेंट साफ हो। सो द आंसर इज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डिकम्पोज नहीं करी जा सकती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सो वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। इसी वजह से हमें प्लास्टिक का यूज जो है वो कम करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। सो द स्टेप्स वी शुड फॉलो टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक आर, वी शुड यूज बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग। अगर हम कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं तो हमें जो बैग्स यूज़ करने चाहिए वो कॉटन के बने होने चाहिए या फिर जूट के बने होने चाहिए, वो प्लास्टिक बैग नहीं होने चाहिए। वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मटेरियल्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल, यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ये क्या कह रहे हैं कि हमें यूज़ करने चाहिए, हमें मतलब ऐसा करना चाहिए कि जो प्लास्टिक मटेरियल है वो हम कम से कम खरीदें। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें स्टील लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह हमें स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। वी शुड एनकरेज द रिसाइकलिंग एंड यूसेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। हमें क्या करना चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए रिसाइकलिंग को। मीन्स कि कोई अगर हमने प्लास्टिक यूज़ करी है अब हम उसे रिसाइकिल करके दोबारा उसका यूज़ कर सकें, और या फिर रीयूज़ करना। कोई एक बॉटल ली आपने, मीन्स एक पेप्सी की बॉटल है, मीन्स तो आपने उसे यूज़ करा, उसके बाद आप उसे वाटर बॉटल के रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स आप रीयूज़ कर रहे हो उस प्लास्टिक मटेरियल को। नेक्स्ट इज वी शुड बाय द प्रोडक्ट विद लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जिसपे प्लास्टिक पैकेजिंग बहुत कम हो। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।